जुलाई को प्रदर्शित हो रही पहली भारत की वर्चुअल फिल्म जुदा होके भी को लेकर अक्षय ओबेरॉय इन दिनों बहुत चर्चा में हैं। आज इसी संदर्भ में फिल्म संगम चैनल ने अक्षय ओबेरॉय से लंबी बातचीत की। अक्षय ओबेरॉय जी, आपका फिल्म संगम चैनल पर स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर, आपकी परवरिश अमेरिका में हुई जी है, आप मूलतः भारत से, आपने वहीं सारी अभिनय की ट्रेनिंग भी ली। उसके बाद क्या वजह थी कि आपने बॉलीवुड में करियर बनाने की बात सोची? यार, मुझे याद है मैं 12 साल का था और मुझे एक्टिंग का बड़ा शौक था और मैं एक्टिंग करता रहता था, घर पे फिल्में देखता रहता था। तो पर उस वक्त ऐसा लगा कि जो लोग अमेरिका में नज़र आ रहे थे वो स्क्रीन पे गोरे लोग थे। और मैं बिल्कुल उनकी तरह दिखता नहीं था, घर पे भाषा वैसी नहीं थी। और वो रहन-सहन एक जो होती है ना, जो एक्चुअली जो इंडिया छोड़ के 70s और 80s में, जैसे मेरे मदर फादर इंडिया छोड़ कर के 80s में अमेरिका आए थे, वो अपना कल्चर को बहुत एकदम अपने करीब रखते थे। तो घर पे भाषा भी हिंदी होती थी, कल्चरली हम हिंदी फ़िल्में देखते थे। तो रहन-सहन उसी प्रकार का था, तो मैं अपने आप को एक अमेरिकन के जैसे मेरे दिमाग में ऐसे कभी था नहीं। तो मुझे लगा कि मैं बेस्ट फिट होऊँगा हिंदी सिनेमा में। तो मैं आया और मुझे भी लगता है कि अब 10 साल हो गए इंडस्ट्री में और मुझे लगता है सबसे सही डिसीज़न यही था, क्योंकि अगर मैं वहाँ होता तो पता नहीं इतना काम तो नहीं कर पाता जितना इधर कर, मतलब ओटीटी के ज़रिए, और इतनी फ़िल्में और इतने अलग-अलग प्रकार के किरदार, इतने बढ़िया लोगों के साथ काम कर लिया मैंने, जो शायद हॉलीवुड में ना मिलता मुझे। आपने इसी लाइफ में से करियर की शुरुआत की, तब से एक लंबा करियर भी हो गया, काफ़ी अच्छी फिल्में भी आईं, कुछ गड़बड़ रहीं। टोटली आप अपने पूरे करियर को किस हिसाब से देखते हैं? मैं हमेशा अपने आप को एक एक्टर मानता था। ये स्टार वाला शब्द मेरे दिमाग में कभी था नहीं और ना मैं उसको चेज़ कर किया है मैंने कभी। मैं हमेशा ये एक्टिंग की पढ़ाई की मैंने, जैसे आपने कहा अमेरिका में, इधर भी मकरंद देशपांडे के साथ थिएटर करता था। मेरा जो रुचि है और दिलचस्पी जो है वो एक्टिंग की तरफ है। तो ये मतलब आई थिंक जो मेरा जर्नी है, जो ऊपर-नीचे उतार-चढ़ाव बहुत हुए हैं, फेलियर भी काफ़ी देखा है मैंने। ये सारी चीज़ों ने मुझे एक एक्टर बनाया है। आप ऐसे एक्टर नहीं बनते, कोई मतलब तराशा जाता है एक एक्टर, कोई पैदा नहीं होता है एज़ एन एक्टर। आपको लगातार किरदारों पे काम करना पड़ता है, डायलॉग बोलना पड़ता है। जैसे एक सर्जन, पहले सर्जरी में शायद उतना कमाल नहीं कर पाएगा, और मतलब 100 सर्जरीज़ करने के बाद बहुत दिग्गज सर्जन बन सकते हैं। तो सेम वे मुझे एक्टिंग दिखता है कि आप उतनी मेहनत करोगे, इतना काम करोगे इस चीज़ पे, भाषा पे, डायलॉग्स पे, इमोशंस पे, तभी जाकर के कोई एक्टर बनता है। तो काम बहुत मिला, कुछ उम्दा ऐसे बॉक्स ऑफिस पे धमाल नहीं हुआ है अभी तक, होगा ज़रूर। लेकिन ये सारी चीज़ों ने मुझे तैयार किया है मैच के लिए। अभी मैं मैच रेडी हूँ, मतलब ऐसे कहते हैं ना, एक बल्लेबाज मैच की तैयारी करता है, फिर वो मैच रेडी होता है खेलने के लिए। अब इतना सारा काम करने के बाद, इतने अलग-अलग किरदार करने के बाद, मैं अपने आप को महसूस करता हूँ कि मैं नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हूँ। तो आप अपने करियर के टर्निंग पॉइंट्स क्या मानते हैं? मुझे लगता है सबसे पहले गुड़गाँव, तो चलो शुरुआती तौर पे ऑफ़ कोर्स सूरज बड़जात्या ने मुझे लॉन्च किया था, लेकिन वो फ़िल्म चली नहीं थी। फिर पिज़्ज़ा आई थी। पर गुड़गाँव एक ऐसा रोल था जो आज की डेट में लोग उसको एक कल्ट फ़िल्म मानते हैं। उसकी मतलब स्कूलों में पढ़ाया जाता है। जर्नलिस्ट भी, एक जर्नलिस्ट बता रही थी मुझे कि जर्नलिज़्म स्कूल में हमें पढ़ाया गया ये फ़िल्म। तो आई थिंक क्योंकि मैं एज़ यू सेड न्यू जर्सी में पला-बड़ा, वो पहला किरदार था और मेरी शक्ल एक जो नैन नक्श ऊपर वाले ने दी है, वो एक अलग प्रकार की है। तो शंकर रमन गुड़गाँव के समय मुझे एज़ एन एंटागोनिस्ट उन्होंने देखा था कि तुम एक विलेन का रोल कर सकते हो। प्लस वो रोहतकी हरियाणवी भाषा में बात करना, उसको पकड़ना और करना सही तरह से, लोग सडनली एक्सपेक्ट करने लग गए कि यार ये बंदा में कुछ दम है शायद। क्योंकि जैसे वो दिखता है और जैसे वो बात करता है, उसके टोटली ऑपोज़िट रोल किया है उसने। तो इंडस्ट्री के लोगों ने बहुत देखा था वो फ़िल्म जब वो रिलीज़ हुई थी। अब तो नेटफ्लिक्स वगैरह पे आ चुकी है। तो आई थिंक दैट वाज़ अ मेजर टर्निंग पॉइंट। सबसे नेक्स्ट बड़ा टर्निंग पॉइंट था ओटीटी। आई थिंक जितना भी मैंने काम किया, लीगल से लेके इनसाइड एज से लेके हाई तक, आई थिंक वहाँ से मुझे एक ऑडियंस मिली है। पहले मैं इंडस्ट्री के अंदर लोग कहते थे कि अच्छा एक्टर है ये, बट आई थिंक फाइनली मेरी पहुँच अब ऑडियंस तक फाइनली आ गई बिकॉज़ ऑफ ओटीटी। तो दीज़ आर द 2 मेजर टर्निंग पॉइंट्स फॉर मी।
आपको नहीं लगता आपके जैसे कुछ फ़िल्में नहीं चली, उनकी एक वजह ये भी रही कि वो ठीक से रिलीज़ भी नहीं हुई? बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि आप इंडस्ट्री के माने जाने इंसान हो और आप काफ़ी इन चीज़ों से वाकिफ़ हो, आपको पता है। बट यस, मुझे नहीं लगता कोई मेरी फ़िल्म ढंग से रिलीज़ हुई है, क्योंकि मुझे मुझे याद है हमेशा जब भी फ्राइडे आता था तो लोग पता ही नहीं था कि फ़िल्म रिलीज़ हो रही है। बाद में जब फ़िल्म रिलीज़ होती थी, अच्छे रिव्यू मिलते थे। अब तो ख़ैर प्लेटफ़ॉर्म ऐप आ गए हैं, उस पे लोग देखते हैं अक्सर। बट फ़िल्म्स लाइक लाल रंग, गुड़गाँव, कालाकांडी, ऑल दीज़ फ़िल्म्स, पिज़्ज़ा वगैरह बाद में लोगों ने एप्रिशिएट किया। बट वो कभी ढंग से रिलीज़ नहीं हो पाई। कभी एक बड़ा मार्केटिंग का बजट नहीं था। तो कुछ सब सितारों में या डेस्टिनी कह लो या जो भी है, फ़िल्में ठीक-ठाक रहीं लेकिन रिलीज़ उस लेवल पे नहीं हो पाई। ओटीटी पर आपको एक नई पहचान मिली, एक कलाकार के तौर पर, लेकिन वहाँ भी जिस ढंग से आपको प्रमोट होना चाहिए, प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं आप। हुँ। यार शायद ये एक मेरी भी कमज़ोरी है। मैं हमेशा काम के प्रति फ़ोकस करता हूँ, किरदारों पे फ़ोकस करता हूँ, फ़िल्मों पे फ़ोकस करता हूँ, कहानियों पे फ़ोकस करता हूँ। क्रिएटिवली मैं बहुत मेहनत और हार्ड वर्क करता हूँ और उतना काम मैं अपने आप को बेचने में करता हूँ। ना मैं सोशल मीडिया का किंग हूँ या मुझे आता है सोशल मीडिया, ना मैं पार्टीज़ में जाता हूँ, ना मैं मतलब कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब कोई मंदिर का चक्कर काटा है तो वहाँ पे भी सेल्फ़ी लेकर के जर्नलिस्ट को फ़ोन करके बोलते हैं कि अरे डाल देना यार कि मैं पूजा कर रहा था। तो मैं मेरा दिमाग उस तरफ जाता ही नहीं है, तो ये मेरी कमज़ोरी है। एन एक्टर शुड नो हाउ टू सेल देमसेल्व्स बिकॉज़ ये एक जो दिखता है वो बिकता है और वो सारी चीज़ें हैं। बट मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरा काम बात करेगा एंड उस वो चीज़ होती है, बट उसमें टाइम लगता है। जैसे मैंने अब रियलाइज़ किया कि इतने साल काम करने के बाद मेरी एक पहचान मिली है। जब मैं सड़कों पे जाता हूँ या एयरपोर्ट्स पे घूमता हूँ तो लोग सेल्फ़ी माँगते हैं एंड दैट इज़ प्योर फ्रॉम माय वर्क। दैट इज़ नॉट कि मैं अपने आप को बेच कर के ये चीज़ें खरीदी मैंने। ये स्ट्रेट मेरे मेहनत और मेरे काम से आता है। तो मुझे लगता है येस, बट देन आई हैव टू बी रेडी टू नो कि उतना ही मिलेगा। नेक्स्ट उस मतलब बड़े लेवल के स्टारडम पे जाने के लिए आपको अपना मार्केटिंग भी करना पड़ता है। तो शायद मेरी ही कमज़ोरी है वो कि मैं प्रमोट नहीं हो पाया ठीक से, लेकिन अब मैं उसमें फ़ोकस करूँगा थोड़ा और। वर्चुअल फॉर्मेट पर एक फ़िल्म बनी है जुदा होके भी, जिसमें आपने अभिनय किया है, जो 15 जुलाई को रिलीज़ हो रही है। एक नया फॉर्मेट था, कैसे आपने इसके लिए हामी भरी? आपको क्यों लगा कि इस फ़िल्म से में करना काम चाहिए? यार एक्चुअली मैं इसको वर्चुअल के कारण नहीं था, वर्चुअल भी ये अलग अलग टेक्नोलॉजी है और अलग टेक्नोलॉजी मुझे लगता है इंडस्ट्री को इजाफा ही लाता है इंडस्ट्री में। बट मैंने ये फ़िल्म हामी क्यों भरी, क्योंकि देखो, मैं जितनी भी वेब सीरीज़ और फ़िल्में मैंने की हैं, एक अर्बन ऑडियंस ने देखा है, एक इंटेलिजेंट जो कहते हैं, एक टियर 1 ऑडियंस ने देखा है। कुछ ऐसी फ़िल्में हैं लाल रंग जो पॉकेट्स में चली हैं जैसे हरियाणा वगैरह, लेकिन कोई हार्टलैंड की फ़िल्म नहीं की मैंने। और जब तक आप हार्टलैंड ऑफ इंडिया के दिलों में नहीं आओगे एज़ एन एक्टर, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो भट्ट से ज़्यादा कोई नहीं जानता है कि हार्टलैंड में किस तरह की फ़िल्में देखी जाती हैं और क्या अप्रिशिएट होता है। तो जब ये विक्रम भट्ट साहब और ये महेश भट्ट साहब और विक्रम भट्ट आए थे मेरे पास ये फ़िल्म को लेकर के, मेरा स्ट्रेट आंसर इमीडिएटली जो भी आपको बनाना है मेरे साथ मैं आपके लिए बनाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे वो ऑडियंस पे फ़ोकस करना है। वो एक हमारी जो सबसे वफ़ादार ऑडियंस आप कह लो, इट्स द सिंगल स्क्रीन्स, इट्स द हार्टलैंड ऑफ इंडिया। तो एक्चुअली मैंने उसके लिए हामी भरी थी इस फ़िल्म की। तो क्या आपने इसकी कहानी सुनी थी? किरदार के बारे में जानना था? पहले यार आपने सब कुछ महेश भट्ट पर छोड़ दिया था। नहीं, नहीं, बिल्कुल उन्होंने वैसे लोग ही नहीं हैं, मुझे पूरी फ़िल्म भट्ट साहब ने नरेट की थी। मतलब उतने पैशन के साथ। पहले मुझे विक्रम भट्ट साहब ने एक आइडिया दिया था कि ये आइडिया है। फिर उन्होंने फ़िल्म लिखी, फिर जब फ़िल्म तैयार हुई तो भट्ट साहब ने नरेशन दिया, महेश भट्ट साहब ने। और वो इतने पैशनेट आदमी हैं कि मतलब वो नरेशन के दौरान लेट गए, खड़े हो गए, कूदने लगे। और मैंने वहाँ पे रियलाइज़ किया था कि कोई महेश भट्ट ऐसे नहीं बनता है। महेश भट्ट बनता है जब इतना लेवल का पैशनेट जब आदमी होता है, तब जाकर के कोई महेश भट्ट बनता है। तो यस, पूरी नरेशन सुनी थी मैंने और किरदार ऑब्वियसली नरेशन में सुन लिया था। 2 ढाई घंटे का प्रॉपर नरेशन था। आपके अनुसार जुदा होके भी क्या किस तरह की फ़िल्म है? क्या है ये? यार ये एक वुंडेड लोगों की फ़िल्म है, जो लोगों ने बहुत पेन देखा है, एक बहुत बड़ा स्टार था जो मेरा किरदार है अमन, एक बहुत बड़ा स्टार रह चुका है, अब वो नहीं है। अब वो दारू पीता है दिन भर, उसका बच्चा खोया हुआ है, मतलब मर गया बच्चा उसका। और 5 साल का था या 4 साल का था जब वो मरा, उसका दुःख लेके जी रहा है वो। फिर उसकी बीवी को कोई अट्रैक्ट कर लेता है, फिर उसकी बीवी की खोज में जाता है। तो ये आदमी, ये इंसान सब कुछ खो चुका है जब फ़िल्म की शुरुआत होती है।
एंड धीरे-धीरे वो जैसे एक चैलेंज होता है ना, जो आप पाना चाहते हो, एंड ऑफ द फ़िल्म क्लाइमैक्स तक ये पा लेता है जो उसको चाहिए था। तो इसकी एक लड़ाई है, उसकी एक जर्नी है, उसका एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन है इस लड़के की। तो आप अपने किरदार को कैसे परिभाषित करेंगे? यार मैं हर फ़िल्म के लिए बहुत होमवर्क करता हूँ। हर फ़िल्म के लिए अलग-अलग कुछ ढूँढता हूँ, क्योंकि हर फ़िल्म मुझे लगता है हर किरदार हर इंसान अलग है, तो हर किरदार भी अलग है। उसके लुक अलग है, उसका फ़ील अलग है। तो इसमें मैंने एक तो जिस तरह से वो उसकी भाषा है, एक तो उस पे काम किया, क्योंकि एक एक लहज़ा है उसका। और वो आर्टिस्ट है तो मैं पियानो सीखा, बिकॉज़ ऐसे लगना चाहिए कुदरती कि मैं पियानो ऐसे नकली नहीं लगना चाहिए कि मैं मतलब पियानो नहीं बजा रहा हूँ ठीक से। तो उसकी तैयारी की मैंने। एंड भट्ट साहब के जो डायलॉग होते हैं वो डायलॉग बाजी होती है। तो वो उस पे काम किया कि इसको एकदम नेचुरल और सरल तौर पे कैसे मैं ऐसे भारी भरकम डायलॉग बोल पाऊँ, उस पे भी काफ़ी काम किया मैंने। इस फ़िल्म की शूटिंग के आपके अनुभव क्या रहे, जो एक वर्चुअल फ़ॉर्मेट है इसका? ये क्या आपकी समझ में आया, क्या है और इसके क्या फ़ायदे आपको नज़र आए? यार मुझे ऐसा लगता है कि वर्चुअल फॉर्मेट के कारण आप बहुत लो बजट पे बड़ी चीज़ें दिखा सकते हो। मतलब आपको एक 50 करोड़ की फ़िल्म अभी आप 10 करोड़ में बना सकते हो, क्योंकि वो आपको शायद आपको इजिप्ट में शूट करना पड़े, इजिप्ट का बजट नहीं है आपके पास, आप वो वर्चुअल फॉर्मेट में कर सकते हो। हॉलीवुड में काफ़ी हद तक ये चीज़ हो रही है ऑलरेडी, स्टार वॉर्स ने इस्तेमाल किया है मैंडलोरियन में। तो इट इज़ ऑलरेडी हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, और इंडिया में अभी तक कोई कर नहीं पा रहा है विक्रम भट्ट को छोड़ कर के। तो आई फ़ील दिस इज़ द नेक्स्ट, मतलब फ्यूचर है ये, मतलब धीरे-धीरे ऐसे ही शूट शूट होगा। मतलब इवन बड़ी-बड़ी बॉन्ड फ़िल्में शायद इस तरह इस वर्चुअल फॉर्मेट में शूट होंगी। एक कलाकार के लिए ये फ़ॉर्मेट कितना फ़ायदेमंद साबित होता है? यार मेरे लिए तो है, क्योंकि मेरी फ़िल्में 100 करोड़ की नहीं होती हैं, लेकिन आज की डेट में ऑडियंस ₹100 या ₹200 उसी फ़िल्म के लिए दे रही है जो वो ₹100 करोड़ की होती है या 5 करोड़ की होती है। ये नहीं कि हमारी फ़िल्म की टिकट सस्ती होती है। तो एन आर्टिस्ट लाइक मी, जिसका एक बहुत बड़ा बॉक्स ऑफिस नहीं है, जो 100 करोड़ की फ़िल्म में एक्टिंग लीड हीरो नहीं बन सकता है, मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि अब मैं लो बजट पे, कम बजट पे वही चीज़ें दे सकता हूँ ऑडियंस को जो एक 100 करोड़ की फ़िल्म दे पा रही है। ओटीटी के आने के बाद आपको किस तरह का बदलाव पूरे सिनेमा जगत में नज़र आ रहा है? यार मुझे ऐसा लगता है कि अब फ़ोकस सही चीज़ों पे आया है। पहले लोग मार्केट करके, हाइप करके फ़िल्म को रिलीज़ करते थे। बहुत बड़ी चर्चा होती थी फ़िल्म की, फिर लोग जाके फ़िल्म देखते थे, उनको पसंद नहीं आती थी। तो वो आई थिंक अब वो चेंज हो चुका है, बिकॉज़ अब ऑडियंस ने सब कुछ देख लिया है। साउथ की फ़िल्में देख ली, हॉलीवुड की फ़िल्में देख ली, यहाँ की वेब सीरीज़, वहाँ की वेब सीरीज़, सब कुछ देख लिया उन्होंने। तो अब उनके सेंसिबिलिटीज़ भी चेंज हो गई हैं। अभी वो डिमांड करते हैं कि परफ़ॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्शन वैल्यू अच्छा होना चाहिए। तो इट इज़ गिविंग कॉम्पिटिशन टू फ़िल्म्स, एंड दैट इज़ वी नीडेड दैट। मतलब हम कहीं आलसीपन हमारी इंडस्ट्री में चल रहा था, और ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल ओटीटी ने लाया हमारी इंडस्ट्री में। एक कलाकार के तौर पर जब आप किसी फ़िल्म में काम करने के लिए हामी भरते हैं, तो उसके बाद अपनी तरफ से किस ढंग की तैयारियाँ करना पसंद करते हैं? यार मुझे लगता है कि ये जो काम है ना, बहुत कम लोग कर पाते हैं। मतलब सबको, मतलब बहुत सारे लोग, मैं सब नहीं कहूँगा, बट बहुत सारे लोगों को एक्टर बनना है, लेकिन बहुत कम लोगों को मौका मिलता है एक्चुअली एक्टर बनना। तो ये काम, एंड इट्स नॉट ऑलवेज़ द मोस्ट टैलेंटेड आदमी, कभी लक का भी फैक्टर होता है। तो मैं हर सीन में, हर फ्रेम में, चाहे मैं लाइफ इंश्योरेंस का ऐड क्यों नहीं कर रहा हूँ, या कोई फ़िल्म कर रहा हूँ, ओटीटी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं जान डाल देता हूँ। और हमेशा, जैसे भट्ट साहब कहते हैं कि अपनी आत्मा छोड़ के जाओ सेट पे। वो सही कहते हैं कि आप सोल नहीं छोड़ के जाओगे ना किरदार के अंदर, तो स्क्रीन पे चीज़ फ़ील नहीं होगी आदमी को या इंसान को या ऑडियंस को। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मेरी तरफ से जितना मेरे अंदर हुनर है, मैं सारी वो चीज़ें छोड़ दूँ स्क्रीन पे, और आई शुड फ़ील कि मैंने सब कुछ दे दिया है। तो मैं वही हर किरदार के लिए वो करता हूँ। विक्रम भट्ट और महेश भट्ट दोनों एक अलग तबके के निर्देशक हैं, और दोनों की अपनी एक अलग पहचान है। इनके साथ काम करते हुए इनसे आपकी बातचीत भी बहुत हुई होगी। हाँ। ऐसी कौन-सी बात आपने सीखी जो आपको लगता है कि वो आपके करियर में कभी भी फ़ायदेमंद हो सकती है? यार बहुत सारी चीज़ें हैं। भट्ट साहब तो मतलब मैं, मतलब एनसाइक्लोपीडिया हैं, मतलब वो इतने जानकार हैं। एंड विक्रम भट्ट ने क्या, मतलब 36 साल काम किया, 36 फ़िल्में बनाई हैं, 40 फ़िल्में बनाई हैं। बहुत तजुर्बेकार लोग हैं ये, और हमारी इंडस्ट्री में अगर आप दोनों को जोड़ दो तो 100 साल का तजुर्बा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आई थिंक वन ऑफ द मेन थिंग्स भट्ट साहब ने सिखाया मुझे कि अम यार एक आर्टिस्ट को अपने काम पे फ़ोकस करना चाहिए,
और बाकी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हशरत जो है ना, कोई नहीं जानता। तो हमेशा से मैं वो लागू करता हूँ अपने करियर में, लेकिन वो जब कहते हैं तो इतना तजुर्बेकार और दिग्गज आदमी जब कहता है तो वो एक एफर्मेशन मिल जाता है, कन्फर्मेशन मिल जाता है कि मैं भी सही रास्ते पे चल रहा हूँ। तो अब मैं एकदम फ़ियरलेसली काम करता हूँ। मैं नहीं सोचता कि यार ये फ़िल्म चलेगी, ये फ़िल्म नहीं चलेगी। मुझे चीज़ अच्छी लगती है, मैं कर लेता हूँ। तो आई थिंक मेरे अंदर वो चेंज काफ़ी हद तक आया है। शायद मेरी मतलब एक्सपीरियंस भी, खुद का अनुभव बढ़ रहा है और मैं भी ग्रो कर रहा हूँ एज़ ए ह्यूमन बीइंग। तो मुझे बड़े सही टाइम पे ये भट्ट लोग मिल गए और बड़ी सही चीज़ें सिखाई उन्होंने और बड़ी अच्छी-अच्छी फ़िलोसॉफ़िकल बातें होती थी सेट पे। इसके अलावा और क्या-क्या प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले हैं? काफ़ी सारी हैं, मैं बहुत काम कर रहा हूँ ये साल। एक फ़िल्म है वर्चस्व करके, मी रवि किशन त्रिधा चौधरी, वो एक कोयलरी एक स्मॉल टाउन का लड़का है जो कोयलरी डिस्ट्रिक्ट में काम करता है, फिर वहाँ का लोकल डॉन बन जाता है। एक फ़िल्म है गैसलाइट, इसमें सारा अली खान, चित्रांगिता, विक्रांत मैसी हैं, पवन कृपलानी ने डायरेक्ट किया, बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं। टिप्स की फ़िल्म है वो, एंड अक्षय पुरी की फ़िल्म। फिर एक जुदा होके भी भट्ट्स की फ़िल्म है। फिर एक सोशल सैटायर है, एक कोरी प्रेम कथा। तो बहुत सारा काम कर रहा हूँ, कुछ ऐसी फ़िल्में जो अभी मैं इस इंटरव्यू के बाद भी शूट कर रहा हूँ, बट उसका खुलासा नहीं कर सकता अभी। तो बहुत सारा काम कर रहा हूँ, उम्मीद है कि कुछ लोगों को पसंद आए और नहीं आए तो और मेहनत करेंगे। चलिए, आपने अभी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म का ज़िक्र किया जिसने आपको एक नई पहचान दी। लेकिन आपको पता होगा कि ओटीटी पे फ़िल्म या वेब सीरीज़ का आना और किसी फ़िल्म का थिएटर में रिलीज़ होना, वो जो थिएटर में जब फ़िल्म रिलीज़ होती है शुक्रवार को, जो 1 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स आता है, कितना फ़र्क लगता है एज़ ए कलाकार के तौर पे? यार मैं पला बड़ा हूँ, फ़िल्म तो मेरी पहली शौक तो फ़िल्में थी। मैं थिएटर में बैठ के ऑडियंस के साथ, और मैं भी खुद एक ऑडियंस हूँ, मैं एक फ़ैन हूँ सिनेमा का। तो मुझे हमेशा वो तालियाँ और सीटियाँ और वो सारी चीज़ें सिनेमा हॉल में बहुत पसंद आती थी। और बड़े पर्दे पे आना तो एक बड़ा पर्दा इसलिए कहा जाता है, तो आई एम मतलब मैं कुछ डिनायल में नहीं हूँ। ओटीटी भी बहुत उसकी रीच है, बहुत पहचान है उसकी, बहुत लोग देख रहे हैं उसको, लेकिन फ़िल्म तो फ़िल्म होती है यार। आपके शौक क्या हैं? शौक, मैं पढ़ता हूँ, मैं बास्केटबॉल देखता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ वक़्त बिताता हूँ, बच्चे के साथ वक़्त बिताता हूँ। मैं चीज़ें पढ़ता हूँ काफ़ी। तो इतने शौक हैं बस। किस तरह की चीज़ें पढ़ना पसंद है? मैं हर चीज़ पढ़ता हूँ, ऑटोबायोग्राफ़ीज़ पढ़ता हूँ, नॉन फ़िक्शन पढ़ता हूँ, फ़िक्शन पढ़ता हूँ, न्यूज़ बहुत पढ़ता हूँ। पढ़ने की आदत है क्योंकि सेट पे बहुत वक़्त मिलता है, पिछले 10-12 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ, तो सेट पे बहुत ऐसे सन्नाटापन होता है और एक्टर वेट करता है शॉट के लिए, तो मैं पढ़ते रहता हूँ। आप जो पढ़ते हैं, क्या ये अभिनय में कहीं आपकी मदद करता है? बिल्कुल। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप पता ही नहीं चलता ना, आप आपने कुछ पेंटिंग देख ली म्यूज़ियम में, वो भी कहीं सबकॉन्शियस में बैठ जाता है जो आपके अभिनय में कुछ इज़ाफ़ा लाता है। तो पढ़ने में मुझे लगता है, आई आई कैन नॉट टेल यू कि ये चीज़ में इसका असर आया है, बट आई एम श्योर ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर मेरी खुद की ग्रोथ होती है पढ़ने के बाद, एंड ग्रोथ एज़ ए ह्यूमन बीइंग इज़ ग्रोथ एज़ एन एक्टर, मुझे ऐसा लगता है। पढ़ते समय कभी कोई आपने ऐसी किताब पढ़ी हो, जब लगा हो कि यार ये किरदार या ये इस पे कुछ काम हो तो मैं करूँ? एक किताब है एंड्रे अगेसी की, ओपन, उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है। शायद मैं उनकी तरह दिखता नहीं हूँ, वो गोरे हैं, लेकिन उनकी स्टोरी में बहुत प्रभावित हुआ हूँ, बहुत प्रेरणा मिली मुझे उससे। तो मुझे लगता है कि उस तरह का किरदार मिल जाए कभी तो बहुत मज़ा आएगा। अच्छा वैरा जी, फ़िल्मी संगम चैनल से बात करने के बाद बहुत-बहुत धन्यवाद। अरे थैंक यू। सर आप